हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4, जो आपके लास्ट ईयर के फिजिक्स के पेपर में आया था। आईसीएसई क्लास 10th का जो पेपर हुआ था बोर्ड्स का, उसका क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको जो सेक्शन ए के 3 क्वेश्चंस हैं, जो सेक्शन ए कंपलसरी होता है, उसका सारा क्वेश्चंस बताया था। आज इस वीडियो में सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4 हम देखने वाले हैं। तो इसके 4 सब पार्ट्स हैं, तो उन चारों सब पार्ट्स का आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, वो हम देखेंगे और कॉन्सेप्ट क्या यूज किया है, ये सारा चीज डिटेल में हम सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल लेंस। अब देखिए, यहां पे जो हमारा कैंडल फ्लेम है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज हमें मिलने वाला है। और यहां पे एक कीवर्ड आपको दिख रहा होगा, ये स्फेरिकल लेंस दिया गया है, लेकिन कौन सा लेंस है ये नहीं पता, ये हमें खुद से पता करना होगा। तो कीवर्ड इसके लिए हम क्या ढूंढेंगे, जरा देखिए। इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 72 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब देखिए, यही हमारा कीवर्ड है यहाँ पे, स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब कुछ भी हो सकता है, बोर्ड भी हो सकता है, या कपड़ा का एक टुकड़ा भी हो सकता है, कुछ भी। तो हमने क्लास 9th में पढ़ा होगा या उसके पहले भी पढ़ा होगा कि कोई रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना। तो स्क्रीन मिल गया, इससे हमने एक चीज कंक्लूड कर लिया कि ये जो इमेज हमें मिलने वाला, इट मस्ट बी रियल। और रियल इमेज हमें कॉन्वेक्स लेंस में ही मिलता है, कॉन्केव लेंस में हमें कभी रियल इमेज मिलता ही नहीं है। तो देखिए, इस कीवर्ड का यूज करके हमें ये तो पता चल गया कि ये कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है ना। तो अपने कन्वीनियंस के लिए हम छोटा सा एक डायग्राम यहां पे बना लेते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, जिसके सामने ऑब्जेक्ट को रखा गया है, जो हमारा कैंडल फ्लेम है। मान लेते हैं यहां पे हमने कैंडल फ्लेम को रखा है ना। अब इसका जो इमेज हमें मिलने वाला है 36, द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये जो हमारा कैंडल फ्लेम है, जो कैंडल है मतलब ऑब्जेक्ट, इसका डिस्टेंस दिया गया है 36 सेंटीमीटर, है ना, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। अब इसके लिए हमें साइन कन्वेंशन का आइडिया होना जरूरी है। जो भी डिस्टेंस हम ऑप्टिकल सेंटर से, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर रहा, इससे लेफ्ट डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो वो सारा नेगेटिव लेते हैं, तो ये यू के आगे हमने माइनस लगा लिया, है ना। अब देखिए, इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन एट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 72 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो ऑब्वियसली जो स्क्रीन है वो इस साइड होगा। रियल इमेज हमेशा एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनता है, तो ऑब्जेक्ट इधर है तो हमारा इमेज हमेशा इधर मिलेगा। तो ये रहा हमारा स्क्रीन। अब देखिए, स्क्रीन का डिस्टेंस लेंस से कितना दिया, 72 सेंटीमीटर। मतलब इनडायरेक्टली ये हमें इमेज का डिस्टेंस बता गया, है ना। कैसे? क्योंकि स्क्रीन पे ही तो इमेज मिलने वाला है। तो स्क्रीन का डिस्टेंस अगर 72 सेंटीमीटर है लेंस से, मतलब इमेज का डिस्टेंस है 72 सेंटीमीटर लेंस से। तो v का, अब v आपको पता होगा, v हम यूज करते हैं किसके लिए, इमेज के डिस्टेंस के लिए फ्रॉम द लेंस। तो अब इसके आगे हम क्या लगा लेंगे, प्लस, है ना, क्योंकि ये तो राइट साइड बढ़ रहे हैं हम। ये वाला पार्ट मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, सॉरी, ये पार्ट थोड़ा सा हम हटाते हैं और वापस से इसको रीड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए, यहां से यहां तक का जो हमारा लेंथ है वो है 72 सेंटीमीटर। अब देखिए, पता क्या करना है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड इट्स पावर। तो फोकल लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास लेंस फॉर्मूला है 1/f इक्वल 1/b माइनस 1/u। सिर्फ एक चीज हमें ध्यान रखना होगा, साइन कन्वेंशन का, और ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो आप देखिए, 1/f इक्वल 1/v, v की जगह हम क्या रखेंगे, प्लस 72। प्लस नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए, u की जगह क्या रखेंगे, माइनस 36। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/72, और ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, दैट इज 1/36, तो इक्वल 1/f। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1/f इक्वल, ये एलसीएम लेने पे 72, 1 प्लस इट विल बी 2, दैट इज 3/72। ये आया 1/f। तो f क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 72/3, मतलब इट विल बी 24 सेंटीमीटर, है ना। अब देखिए, जो भी चीज हमें फाइंड करना होता है ना क्वेश्चन में, जो अननोन है, उसके लिए साइन कन्वेंशन अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हमें f फाइंड करना था तो हमने कुछ नहीं किया, वो खुद ही आ गया पॉजिटिव, और हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। दूसरा चीज बोला गया इसमें पावर फाइंड करने। तो देखिए, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है
पावर फाइंड करना। तो आपको पता हो शायद कि पावर क्या होता है, 1/f, रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का। लेकिन ये फोकल लेंथ हमें किस में लेना है, मीटर में लेना है। ये इसका लिमिटेशन है, अगर ये मीटर में नहीं लेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो मीटर में लेने के लिए क्या करेंगे, देखिए 1/f के जगह रखेंगे 24 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो 24 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर 100। तो ये हमारा पावर आ जाएगा किसमें, पावर का यूनिट होता है डायोप्टर, है ना। तो ये आप का हो जाएगा ये 25/6, है ना। इसे हम सॉल्व करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं डायोप्टर में, इट विल बी 4 पॉइंट समथिंग, है ना। तो इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करके ही हमेशा छोड़ना है, इसको कभी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है ऐसे वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक इनकम्प्लीट टेबल ये हमें यहां पे दिख रहा है जिसमें असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज किया गया है सबको, है ना। तो इसमें आइडेंटिफाई करना है कि रेडिएशन जिसका नाम ए दे रखा है ये कौन सा रेडिएशन है। अब देखिए इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ होता है रेडिएशंस का, ये आप याद रखें, बहुत जरूरी है ये चीज। जैसे यहाँ पे गामा रेडिएशन जो है उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, उससे ज्यादा एक्सरे, फिर यूवी रेज, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड और उसके बाद आता है माइक्रोवेव, है ना। तो ये हमारा पहला वाला जो पार्ट है इसका सब पार्ट है, इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोवेव। माइक्रोवेव हमारा पहले पार्ट का आंसर हो गया। और फिर उसके बाद दूसरे पार्ट पे आते हैं, नेम द रेडिएशन यूज्ड टू डिटेक्ट फ्रैक्चर इन बोन्स। ये तो हमें पता है, एक्सरे। एक्सरे का यूज करते हैं हम जो बोन्स का इमेजिंग करते हैं, बोन्स में फ्रैक्चर है या नहीं है ये डिटेक्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि एक्सरे ह्यूमन फ्लैश को बहुत आसानी से पास कर सकता है, लेकिन बोन्स से वो रुक जाता है, बोन्स स्टॉप कर देते हैं उसको, है ना। इसीलिए हम एक्सरे का यूज करते हैं। तो सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया हमारा एक्सरे। सी देखते हैं फिर, नेम वन प्रॉपर्टी कॉमन टू बोथ ए एंड रेडियो वेव्स। अब देखिए ए मतलब माइक्रोवेव और रेडियो वेव में क्या कॉमन है, बहुत सारा चीज कॉमन है। सबसे पहला चीज तो कॉमन ये हो गया कि बोथ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बोथ हैव द सेम स्पीड, है ना, बोथ आर ट्रांसवर्स इन नेचर, है ना। ये सारा चीज हम बता सकते हैं। बोथ सफर रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन, ये सारा आंसर्स हम बता सकते हैं, इसमें कोई भी एक सा बता सकते हैं, है ना। आइए नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू वी यूज रेड कलर एज डेंजर सिग्नल ऑन द टॉप ऑफ अ स्क्रैपर सॉरी। तो ये बहुत कोई बड़ा बिल्डिंग है, स्काई स्क्रैपर है, तो उसके ऊपर में टॉप में हम रेड कलर ऑफ लाइट का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए जो फ्लाइट्स वगैरह है, जो एरोप्लेन वगैरह है, जो बहुत हायर बिल्डिंग्स हैं, उनके ऊपर से अगर उन्हें पास करके जाना है अगल बगल से भी, तो उनको वो टॉप दिखना चाहिए बिल्डिंग का। तो टॉप बिल्डिंग का कैसे दिखेगा अंधेरे में भी, उसमें हमने रेड कलर ऑफ लाइट का यूज किया। किस लिए? क्योंकि रेड कलर ऑफ लाइट का जो स्कैटरिंग होता है वो सबसे कम होता है। ये चीज आपको आइडिया होगा कि ये आई क्या है, इट इज द इंटेंसिटी, मतलब अमाउंट ऑफ स्कैटर्ड लाइट, कि कौन सा लाइट कितना बिखरेगा। तो ये जो इंटेंसिटी है स्कैटर्ड लाइट का, ये वेवलेंथ का फोर्थ पावर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जिसका वेवलेंथ जितना ज्यादा उसका स्कैटरिंग उतना कम होगा। तो रेड कलर ऑफ लाइट का आपको पता होगा, वायलेट से लेके बढ़ते हुए हम रेड तक आते हैं, तो वायलेट का होता है 4000 एंगस्ट्रॉम, मतलब वायलेट कलर ऑफ लाइट का वेवलेंथ कम है तो इसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा, और रेड कलर ऑफ लाइट का होता है 8000 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो इसका स्कैटरिंग, रेड कलर ऑफ लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो इसका स्कैटरिंग सबसे कम होगा, मतलब ये सबसे कम इधर उधर बिखरेगा और डायरेक्टली हमारे आंख तक पहुंचेगा, है ना। इसीलिए हम रेड कलर ऑफ लाइट का यूज करते हैं, बिकॉज इट इज स्कैटर्ड द लीस्ट। वो आंसर बताने के बाद आप बगल में ये भी चीज लिख दीजिएगा, इसका अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि जब भी टीचर चेक कर रहे होते हैं तो थ्योरी के बीच में अगर ये ऐसा कुछ रिलेशन, कोई एक्सप्रेशन मिलता है तो इसका अच्छा इंपैक्ट होता है ना। तो आप ये जरूर अपने आंसर में इंक्लूड करिएगा। अब देखिए तीसरा चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये एक डायग्राम दिया गया है हमें, इसमें बोला गया कि कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म फॉर ब्लू कलर। ये देखिए ब्लू कलर ऑफ लाइट आया, अब ये यहां से परपेंडिकुलर था तो अनडेविएटेड पास कर जाता है, यहां पे आने के बाद ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, क्योंकि लाइट को ये हमारा यहां से आने के बाद यही इंसिडेंट रे का रोल है इसका, तो ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए यहां से हम थोड़ा नॉर्मल ऐसे करके बना लेते हैं। नॉर्मल का मतलब कि ये जो हमारा ये यहां पे 90 डिग्री, या फिर ये पूरा, थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं, ये पूरा हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, देखिए। और ये पूरा एंगल हमारे पास कितना गिवन था, 133। तो 133 में से अगर ये एंगल चला गया 90, तो फिर ये बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, 43 डिग्री हो जाएगा। माइनस कर सकते हैं 133 में से ये 90 माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट क्या आएगा, 43। तो मैं बाकी सारा चीज हटा देता हूं, ये वाला पार्ट हम लिख लेते हैं। ये एंगल हमारा, ये एंगल जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा ऐसे करके
दिखा देते हैं, नॉर्मल जो है वो डॉटेड दिखाना होगा आपको। तो ये देखिए, ये एंगल हमें चाहिए था, है ना, ये एंगल हमारा कितना आ गया, 43 डिग्री आ गया। अब देखिए, आपको शायद पता हो कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम है, तो हमारा ग्लास ऑब्वियसली डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयरर मीडियम, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो हमारा लाइट रे है, रिफ्रैक्टेड रे ऐसे आ गया, और ये रहा नॉर्मल, तो ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयरर मीडियम में 90 डिग्री बनता है, तो उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो हमारा क्रिटिकल एंगल हो गया 43 डिग्री इस मीडियम का। तो पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया हमारा 43 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ दिस प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म का हम निकाल सकते हैं आसानी से। ये देखिए, ये सारा चीज मैं हटाता हूं, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं सॉल्यूशन, है ना। आगे के लिए मैं थोड़ा इसे हटा देता हूं ताकि क्लियर रहे। देखिए, ये 90 और ये हमको दिख रहा है, ये तो नॉर्मल है, तो ये वर्टिकली अपोजिट से ये भी 90। अब ये दोनों 180 और ये 133, तो 180 और 133 ये दोनों ऐड कर देंगे तो हम देखिए कितना आ जाएगा, 313। और हमें ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा, ये है ना, तो क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री। तो इन तीनों के सम को करके हम 360 में से माइनस कर लेंगे इसे, तो ये आ जाएगा हमारा 47 डिग्री। मैं आपको वैसे करके दिखा देता हूं, 360 में से 313 हम माइनस कर लेंगे तो वी विल बी लेफ्ट विद 47 डिग्री। तो ये देखिए, ये आ गया 47 डिग्री। अब ये एंगल पता चल गया 47 डिग्री और ये 90 है, तो ये तीसरा एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, 47 और 90। तो ये पार्ट में हटाता हूं, 47 और 90 हम ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 47 एंड 90 ऐड कर लेते हैं, दैट इज 137। तो ये 137 ये दोनों, और देखिए तीसरा एंगल, ये ट्राइंगल में जो तीसरा एंगल हमें ये फाइंड करना है, यही एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये इसके लिए क्या करेंगे, 180 में से 137 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, जो बाकी के दो एंगल्स का सम है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये कितना आ जाएगा, इट विल बी 43। तो ये आ गया हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म, दैट इज 43 डिग्री। यही पता करना था हमें। तो सेकंड वाले पार्ट का भी हमारा आंसर हो जाएगा 43 डिग्री। अब देखिए, ये लकीली ये दोनों का आंसर सेम ही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये एंगल हमारा 43 था तो ये भी 43 होगा, है ना। तो ये 43 डिग्री आ गया, ये सारा चीज हम हटा देते हैं यहां से। सेकंड पार्ट हो गया हमारा 43 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, विच कलर शुड रिप्लेस द ब्लू रे टू अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिए, आपको पता होगा कि ये जो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू होता है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मतलब जिस कलर ऑफ लाइट का वेवलेंथ कम होगा उसका क्रिटिकल एंगल भी कम होगा। तो जैसे ब्लू कलर हमें दिया गया है, तो ब्लू से कम किसका वेवलेंथ होता है, इंडिगो का या वायलेट का। बहुत आसानी से आप ये चीज दिमाग में रख सकते हैं, ये टर्म याद रख के, विबग्योर, है ना, वायलेट सबसे कम, उससे ज्यादा इंडिगो, उससे ज्यादा ब्लू, ऐसे करके। तो ब्लू से कम किसका है, इंडिगो या वायलेट, दोनों में से हम कोई सा भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम इंडिगो ले लेते हैं, तो इंडिगो का वेवलेंथ कम है, तो इसीलिए इंडिगो के लिए इस प्रिज्म का जो हमारा क्रिटिकल एंगल जो है इसके लिए, इंडिगो कलर ऑफ लाइट के लिए, उसके लिए और कम होगा। मतलब 43 डिग्री आया है ब्लू कलर ऑफ लाइट के लिए, तो इंडिगो के लिए 43 से भी कम आएगा। अब यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हमारा 43 डिग्री ही बनेगा। मान लेते हैं ब्लू की जगह कौन सा लाइट आता, वायलेट या इंडिगो, तो हम इंडिगो लेके चल रहे हैं, तो यहां पे इंडिगो ही लिखते हैं। इंडिगो अगर हम लेते ब्लू के जगह, तो देखिए क्या होता, इंडिगो के लिए हमारा जो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू है वो तो 43 डिग्री से कम होता। मैं लिख देता हूं, इंडिगो के लिए जो हमारा क्रिटिकल एंगल का वैल्यू है वो 43 डिग्री से कम होता इंडिगो के लिए, जबकि यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन रहा है, आपको दिख रहा है, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमारा बन रहा था ये कितना बनता, 43 डिग्री। तो अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बना यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब तो ये क्या होगा, ये बाहर नहीं निकलेगा, ये वापस अंदर ही आ जाएगा, मतलब TIR हो जाएगा इसका, है ना। तो ये हम क्या बता सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीज बता सकते हैं, या तो इंडिगो या तो वायलेट, दोनों में से कोई भी हमारा आंसर हो सकता है इसके लिए। ओके, तो आई होप मैंने आपको जो इस वीडियो में समझाया है ये आपको समझ में आओ, आपको कुछ फायदा हुआ हो इससे। अगर ऐसा है तो प्लीज डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, आगे आने वाले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ऐसे करके सारा का सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको मैं बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा लास्ट ईयर के पेपर का, ताकि आपका आगे आने वाला जो पेपर है इस साल का आने वाला, वो आप आसानी से टैकल कर सकें और अच्छा करें उसमें। थैंक यू वेरी मच।